Sabha ma'am has written, you know, uh, she writes, going to the birthday party. Good Zafri, evening, sir. good evening. Sabha ji has written, going to the birthday party. उसको करेक्ट करो तो बेटा, क्या होना चाहिए? Going to birthday party. नहीं बेटा, ए जरूरी है, ठीक है? Going to a क्योंकि birthday party. हाँ, क्योंकि वो पहली बार बर्थडे पार्टी के बारे में बात की ना यहाँ पे, इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो बोलेंगे, हिंदी में भी आता कि एक बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू ए बर्थडे पार्टी। दी बर्थडे पार्टी कब होता? जब हम लोग को पता होता है किसका बर्थडे पार्टी है, और वो समझती हम लोग को पता है, तो बोलती जा रहे हैं वही बर्थडे पार्टिया में। ऐसे हो जाता उसका मतलब, ठीक है? वही बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं। रवि, रवि, देखो, when people join and they don't talk, that's when it's very funny. Okay, guys, if you want to pay, look at this QR code scanner. You can pay him. Yes, after it's not very clearly visible though. Yep, now it's good. Everybody, come on, start scanning and pay for whatever you want. You need to pay in advance. Hey, Khushi. Hello, sir. Hmm. My earbuds. Good evening, Khushi, sir. Ravi, finally you spoke. Ravi, look at the sentence Sabaji has written in the group. She wrote, going to the birthday party. Khushi, take a look at the sentence Sabaji has written in the group. It says, going to the birthday party. There is a problem with that sentence. Can you correct it? Sorry, sir. Can you repeat? Sabaji has written a sentence in the group. It says, going to the birthday party. Can we correct that sentence? Okay. What should it be? Like preposition? No, you need to think Good about it. evening, sir. Good evening, Jishan. I'm not getting it. Noisy RJ. Good evening, sir. गुड इवनिंग। तो Post बताओ। office? नहीं बेटा, क्या कर रहे हो? कम ऑन एवरीबॉडी। Please remit yourself. Okay, Sanjeev, everybody take a look at the sentence Sabaji has written in the group. She has written, going to the birthday party. Is it correct? Mm, no, sir. What should it be? Uh, if I write, so I remove the and put a. Yes, exactly. I'm And if going I to say I'm going to a birthday party. I'm going to a birthday party, okay? I'm going to a birthday party. Why not? बिकॉज द जब बोलती हैं तो उसका टोन ये होता है कि आपको पता है ना बर्थडे पार्टी है, वहीं जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू द बर्थडे पार्टी। वो अपने हस्बैंड को इन्फॉर्म कर सकती है, क्योंकि उनके हस्बैंड को पता है कौन से बर्थडे पार्टी में जाना है उनको। उनके बच्चों को पता है कौन से बर्थडे पार्टी में जाना है, तो वो उनको क्या बोलेंगी? आई एम गोइंग टू द बर्थडे पार्टी। ठीक है, हम लोग को क्या बोलेंगी? आई एम गोइंग टू ए बर्थडे पार्टी। अब टोन सोचो हिंदी में, ओके? अपने हस्बैंड आप बच्चों को कहेंगे वो बर्थडे पार्टी है ना, उसी में जा रहे हैं, ठीक है? और हम लोग को बताएंगे कि हम एक बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, क्लास नहीं आ सकते। यास्मीन मैम, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स फ्रॉम हियर द यूज ऑफ ए एंड द। थोड़ा और ज्यादा अच्छा समझ लो, कंफ्यूजन क्लियर कर दो दोस्तों। Yes, I know this, but I was thinking that she already discussed about it in the group. No, That's why. I know, I understand. I understand you are not here, so it's okay. She's informing us, okay, that she's absent today because she's going to a birthday party। ये हम लोग को बताएंगे। और अगर द बर्थडे पार्टी है तो इसका हिंदी इस तरह से होना चाहिए, वो बर्थडे पार्टी है ना, उसी में जा रहे हैं। आई एम गोइंग टू द बर्थडे पार्टी। वो बर्थडे I'm पार्टी going है to ना, the उसी में birthday जा रहे हैं। party. ये तरीके से क्यों? क्योंकि इसी में तो हमको पता होगा कि हाँ बर्थडे पार्टी में जाना है उनको, और कौन से बर्थडे पार्टी में जाना है। तो अपने हस्बैंड फैमिली जिसको पता है उसको ऐसे बोल सकती हैं, आई एम गोइंग टू द बर्थडे पार्टी। बाय मॉम,
आई एम गोइंग टू द बर्थडे पार्टी, पता है ना, माँ को बता दिया है। और नहीं बताया है, इन्फॉर्म कर रहे तो कैसे बताएंगे? आई एम गोइंग टू ए, I'm due to a birthday party. एग्जैक्टली। तो चीजें कई बार ना बताए जाने के बाद भी समझ नहीं बनती हैं, याद रखना। इसके लिए बार बार गलतियां करना पड़ता है, उनको सुधारना पड़ता है, और इसी प्रोसेस से कुछ लोग उब जाते हैं, राइट? बिकॉज एक बार में नहीं होती सही चीजें। Yes, sir. You told me when we were elementary classes. You told me when the uses. And in the pre-intermediate also, in unit 3, I guess, or 4, we Yeah. talked about the use of a and the. Yes. Okay, everyone. So today we have a special class. Why is the class special? Because today I'm going to share with you the notes of a very famous institute in India called the Time Institute, right? Have you heard of the Time Institute, guys? Yes, sir, I am. Yeah. What does it teach? It teaches students for different competitive exams, right, Kushi? It teaches students for CAT and other competitive exams too. So, Yeah, related all to go MBA. all type of government exams. yes. So, where is the question paper? Kushi, can you send it in the group? That material? Mm. Yeah, the 25 pages that you sent the other day. Yeah, I guess I have them here. I have them here. Leave it. दोस्तों, ये देखते हैं कि इसमें से ये सारी चीजें अगर कैट की तैयारी के लिए पढ़ाई जाएंगी, बोल करके कि कैट की तैयारी के लिए पढ़ा रहे हैं, तो कितना ये सही बात है। मेरे ख्याल से एक फाउंडेशन कोर्स होता है जो सारे लोग को इंग्लिश जाननी चाहिए, फिर होना चाहिए पढ़ाई एग्जाम का स्पेशली, ठीक है? तो चलिए पहले आते हैं इस पे। लिखा है, प्लीज, गुड इवनिंग, सम कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ नाउन्स। चलिए, ये कुछ है इरेगुलर नाउन्स की कहानी तो मैं छोड़ ही दूंगा, क्योंकि इरेगुलर नाउन्स तभी पढ़ना है हम लोग को जब हम एग्जाम की तैयारी करते हैं। बाकी धीरे धीरे वो हो जाता है, नॉट अ बिग डील। तो ओके, ये हटा सकते हैं। इन इन इरेगुलर नाउन्स की कहानी हटा देते हैं, बाकी फिर आगे बढ़ेंगे। irregular nouns, ऐसे सिंपल, नॉर्मली इन दिस कोर्स वी कीप लर्निंग। अच्छा बताओ, फिश का प्लूरल क्या होता है दोस्तों? व्हाट हैव यू लर्नड? व्हाट इज द प्लूरल ऑफ फिश? Fishes? बताओ भाई, सब लोग क्या पढ़े हो? फिश। सर, फिश Fishes. का मैं फिश भी देखी हूँ और फिशेस भी, स्टोरीज में फिशेस भी लिखा हुआ रहता है। मनीषा, मैंने क्या पढ़ा है मैं ये पूछ रहा हूँ। फिश। फिश। अच्छा, तो ठीक है, फिर आपको मैं दिखा दूं कि मैंने आपको दोनों ही चीजें पढ़ाई होंगी, मुझे जहां तक उम्मीद है, और आप अधूरा याद रखे हो, लेकिन देख बताता हूँ, गिव मी अ सेकेंड। पहले व्हेन यू रीड दैट कॉन्वर्सेशन स्टोरी, द फिशरमैन एंड द बिजनेसमैन, ही सेज अ लॉट ऑफ फिश, अ लॉट ऑफ टूना फिश, तो वहां क्लियर होता है कि फिश का प्लूरल फिश है। एंड देन आई से व्हेन यू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ फिश, तो वो प्लूरल हो जाता है। तो ऐसे करके धीरे धीरे, अच्छा, यू माइट हैव हर्ड शीप का भी प्लूरल शीप रहता है, राइट? फिर आपने पढ़ा होगा शायद किसी जगह पे स्टाफ, स्टाफ आर, द स्टाफ आर पढ़ा है क्या किसी जगह? द स्टाफ आर कोर्स में, इस कोर्स में द स्टाफ आर, ओके? तो स्टाफ आर भी बताता है ये कि स्टाफ का प्लूरल स्टाफ्स नहीं होता। पॉइंट ये है कि देर आर लॉट्स ऑफ इरेगुलर नाउन्स इन इंग्लिश। इरेगुलर मीन्स यू नीड टू स्टडी देम सेपरेटली। ऐसे रेगुलर नाउन्स, पेन पेन्स, गर्ल गर्ल्स, बॉय बॉयज, टीचर टीचर्स, स्कूल स्कूल्स, easy, okay? Wife wives, easy. But there are some irregular nouns. They are special cases. You need to study them separately, okay?
So, of course, in this course, we study them one by one. We do not study them all at once with the help of a list. Someday I introduce one or two, then another day, sometime in a story, we introduce one or two irregular nouns, things like this. Okay. अच्छा, ये प्रोनाउंस को मैं समझता हूं आप लोग आसानी से कर पाओगे. देखना, द रूल सेज देयर शुड बी एन अग्रीमेंट बिटवीन अ नाउन एंड अ प्रोनाउन. ठीक है, ये बता रहा है कि नाउन और प्रोनाउन के बीच क्या होना चाहिए? एक अग्रीमेंट होना चाहिए कि भैया तुम मुझे मारोगे तो हम तुम्हें मारेंगे. क्या अग्रीमेंट होना चाहिए? एक अग्रीमेंट होना चाहिए. ठीक है, कि तुम मेरी बहन को छेड़ोगे तो हम तुम्हारी बहन को छेड़ेंगे. अग्रीमेंट होना चाहिए दोस्तों. ठीक है, क्या बकवास है. देखिए, a pronoun must be in agreement with its antecedent. ये बकवास लाइन को छोड़ दीजिए और यहां देखिए, the boy did not trust her own. The boy did not trust her own word. सही है दोस्तों? ये आपको पता है कि ये गलत है? His own word. Obvious, he's a boy. His. The boy did not trust her own words. सही है? तो क्या ये कैट की पढ़ाई है? कैट की पढ़ाई है दोस्तों. ये द बॉय के साथ हिज लगाना चाहिए. कैट की No. पढ़ाई है. चलिए आगे देखते हैं. क्या ये एलिमेंट्री लेवल में फर्स्ट डे सेकंड डे में नहीं हम लोग ये कर लेते भैया हिज और हर कहाँ यूज करना है? ये एग्जाम्पल दे के, ये रूल पढ़ा करके किसकी मदद कर रहे हैं? वो कैट की तैयारी करने वालों की. कैट की तैयारी करने वालों को ये नहीं पता होना चाहिए. प्लीज आंसर. But sir, this is a structure to charge big amount. आगे आगे आइए. ठीक है, वो सब चीजें चलती रहेंगी. मैं सिर्फ क्वालिटी पे, कंटेंट की क्वालिटी लेवल पे बात करूंगा. ठीक है, कि कंटेंट की क्वालिटी देखिए कहाँ पढ़ना चाहिए बच्चों को. शुरुआत में, वेरी बिगिनिंग. अगर किसी को ये चीज नहीं पता है तो उसको कैट निकालने में मैं बता रहा हूँ 4 साल 5 साल लगेंगे अगर नहीं आता ये सब तो. ठीक है, वो भी तब जब उसका दिमाग बहुत तेज होगा, नहीं तो जिंदगी भर उससे कैट ना निकले. जो 18-19 साल का हो गया उसको ये नहीं पता है और हिज कहाँ लगता है दोस्तों, तो मेरी यकीन मानिए कि उसकी इंग्लिश खाली खराब नहीं, उसका दिमाग भी खराब है. Why am I saying this? क्योंकि अगर आप इंडिया में रहते हो, स्कूल जाते हो, पढ़ाई लिखाई किए हो और हर हिज का डिफरेंस नहीं समझ पाए 18 साल 19 साल में, इससे क्या पता चलता है? आपकी इंग्लिश खराब है कि आपका दिमाग खराब है? दिमाग खराब. नहीं, ज्यादा चांसेस है कि आपका दिमाग खराब है सर, कि आप ये गौर नहीं कर पाए हैं अभी तक 18-19 साल की उम्र तक में कि हर और हिज कहाँ यूज होता है. तो ये एग्जाम्पल देके क्या साबित करना चाहते हो? कम ऑन. ओके, नेक्स्ट. I would try at least once if I were him. I would try at least once if I were him. अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको थोड़ा लग सकता है कि मामला गड़बड़ है और आप हो सकता है कंफ्यूज रहें. तो चलिए सबसे पहले बताइए क्या होना चाहिए. डू यू सी अ प्रॉब्लम हियर? I was. गुड ट्राई, गुड अटेम्प्ट खुशी, गुड अटेम्प्ट. और कोई लोग? I like the honesty of खुशी, as a student, वो टेंशन नहीं लेती है. ठीक है, I like her honesty as a student. It's a very very refreshing thing, I would say. A lot of my students need to learn this. कि आपका काम नहीं है आपके इमेज के बारे में ज्यादा परवाह करना. ओके, आपको बोलना है जो बोलना है, आपका जो दिमाग कहता है, बिना झिझके बोलिए ताकि आपके उस दिमाग के बारे में बात हो सके. उसने कहा इफ आई वॉज. ठीक है खुशी बेटा, were is correct here, okay, because this is formal English, and when we talk about hypothetical situations, we do not use was, we use were. Okay, so this were is correct, and remember this. Okay, if I were a bird, if I were a bird, if I were a king, if I were a something, then we will use were, not was. Now, some people do say was, okay? Some people use was, but that is considered informal English and not considered grammatically correct. However, the mistake in this sentence is, according to this, him, okay? And he would say change it into he. Now, this is very problematic. Why? Because I like the reaction, Khushi, you're giving. And, because you might have heard this a lot of times. If I were him, if I was him,
Okay, the fact of the matter is, this is not considered incorrect anywhere except in some exams in India. Except in some exams in India, this is not considered wrong. It is correct for a lot of people. Only for, इसको कहते हैं प्यूरिस्ट होना. प्यूरिस्ट समझते हैं? प्यूरिस्ट जिसको ना एकदम करेक्ट काली चाहिए, जो होना चाहिए, जो होता है इससे मतलब नहीं है, जो होना चाहिए, तो वो कहेगा हिम के जगह ही लगाओ. उसकी रीजनिंग बताता हूं दोस्तों. आई इज ए सब्जेक्ट प्रोनाउन, यस और नो? ओके, एंड आप आई के जगह ही बोलना चाहते हो, तो सब्जेक्ट प्रोनाउन के जगह सब्जेक्ट प्रोनाउन. ही इज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन, हिम इज एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, यस और नो? So that's why they will say use he. I would try at least once if I were he. It is very awkward. No native speaker will say this. बहुत कम लोग बोलेंगे. Few native speakers will say this. Most will not say this. Okay? No, few will say this. मतलब लगभग ना के बराबर. मैं few नहीं. तो पॉइंट ये था मेरा कि फ्यू और फ्यू का जो मैंने एक फर्क दिखा था, उसके हिसाब से मैंने बोला फ्यू नेटिव स्पीकर्स विल यूज ही. एवरीबॉडी विल से हिम इफ आई वर हिम, क्योंकि ये भले ही इनकरेक्ट हो लेकिन यही एक्सेप्टेबल है आज की डेट में. ओके, द ग्रामर रूल टेल्स यू दैट व्हेन यू कंपेयर टू प्रोनाउंस दे शुड बी इन द सेम फॉर्म, इन द सेम केस. Subject pronoun can be compared with subject pronoun. Object pronoun can be compared with object pronoun. जरा सुनना example. I'm taller than him. Wrong English. क्यों भाई? I is a subject pronoun. Him is an object pronoun. There cannot be any connection. So I'm taller than he. अब ये कौन इंग्लिश बताना? कौन बोलता है ऐसा? राइट? तो ये चीजें इंडिया में पूछ करके वो आपको दिमाग का दही करते हैं. जो आप इंग्लिश बोलते वो नहीं पूछेंगे, जो नहीं बोला जाता कहीं दुनिया में वो ही पूछेंगे. और ये से सवाल आते हैं. एक्चुअली दे आस्क क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस रूल. ओके, सो या इट्स इंपॉर्टेंट टू नो. आगे आते हैं. When there are two or more singular nouns, चलो देखना. Both Kabir and Kamal carried his books along. ये सही है? Both Kabir and Kamal carried his books along. ये क्या है भाई? क्या होना चाहिए? क्या आपको ये सीखने की जरूरत है रूल, या आप ऐसे भी इसको सही करते हैं कि बोथ कबीर एंड कमाल कैरिड, क्या करेंगे आगे? देयर बुक्स अलोंग. दे कैरिड देयर बुक्स अलोंग. देयर बुक्स बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कबीर एंड कमाल्स बुक्स, टू पीपल्स बुक्स. ओके, नाउ नंबर 4. Let's look at the example. We will refer to the rules later. The businessman and co-owner of the team are interested only in making profits. Okay. देखो, when there are two or more singular nouns referring to the same person, referring to the businessman and co-owner of the team, the businessman and co-owner of the team. तो जो businessman है वही है co-owner. तो यहां पर are interested बोलना चाहिए. मैं क्या बोलना चाहिए? ठीक है. तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो थियोरेटिकली समझने की बात है. द बिजनेसमैन एंड को ओनर ऑफ द टीम. को ओनर ऑफ द टीम, जैसे शाहरुख खान के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है, तो बोलेंगे द एक्टर एंड को ओनर ऑफ, क्या नाम उसका? नहीं, KKR. द एक्टर एंड को ओनर ऑफ KKR is in the news these days. Is in the news these days. तो आप समझ रहे हैं कि कितने लोगों को मुश्किल हो रही है? How many people are still uncomfortable, confused? मैंने कहा the actor and co-owner of KKR is in the news these days for the wrong reasons. पल्ले पढ़ा? नहीं पढ़ा? Actor and KKR owner are the same. Yes. That's why we use is. Shahrukh Khan. We are talking about him, right? So that's why obviously is. तो ये सब करने के लिए आपको पूरा सेंटेंस का मीनिंग निकालना होगा कि ये रूल पढ़ना होगा. इस बारे में जरा समझ ले कि ये रूल पढ़ना जरूरी है, सेंटेंस का मतलब समझना जरूरी है. क्या जरूरी होता है? मीनिंग. अगर किसी को इंग्लिश की समझ ना आ रही हो तो ये रूल काम आएगा उसके? वो डिसाइड कर पाएगा कि एक ही आदमी है कि दो आदमी है, अगर समझ ही ना आए तो. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू लर्न, understand the language written. Once you understand the language, you can decide whether you're talking about two different people, you're talking about the same person, and you can decide accordingly.
Okay, these are some rules that we will talk about later. Neither, nor, either, or, and stuff like that. Yes, yes, exactly, exactly. Okay, there are certain rules we will talk about only in the grammar class because these rules are useless for spoken English. People don't use these structures. Okay, we don't say things this way. Either Rahul or Robert has made the mistake. We don't say things like this. ये correct है लेकिन हम लोग ऐसे बोलते नहीं, हम लोग बोलते हैं I think Rahul has made the mistake or maybe Robert has made the mistake. ऐसे बात करते हैं कोलोकियल इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों लेकिन हाँ ये चीज पढ़ाई जाने की जरूरत है और ये पढ़ाई जाएगी when the time is right you guys will be taught this either or. Now let's see मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें से कई चीजें आप पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे ओके कोर्स में ऑलरेडी आ चुका होगा दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट सम ऑफ दीज थिंग्स नॉट सम अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स यू मे हैव और मस्ट हैव ऑलरेडी स्टडीड लेट्स सी the task that he assigned me was very easy for I. सही है दोस्तों the task that he assigned me was very easy for I. The task that he assigned me was very easy for I. It should be very easy for Me. very easy for me. Okay, अगर किसी को मुश्किल होगी तो इस हिस्से में हो सकती है. What do you say? इस हिस्से में होगी. Do you think anybody will be confused with very easy for me or for I? What do you have? What do you always say? English is very easy for me or very easy for I? Please answer. Please answer everyone. मैं highlight करना चाह रहा हूँ उसका scam दिखाता हूँ. बताओ. She is for I or she is for me? Everybody, give me answers. Quick answers. She is for me or she is for I? Just for me. The sweets are She is for for me me. or the sweets are for I? For me. The sweets are for me. सुनते के साथ you could decide. You could decide it so easily. My point is, सिखाना तुम्हारा ये है और तुमने confusing बनाया इसको इस हिस्से से. अगर तुम्हारा ये वाला फोकस है कि आई नहीं बोलना है तो तुम खाली सिंपल सा एग्जांपल दो ना. ये एग्जांपल देके तुम यहां पर क्या बता रहे हो? फिर से पूछ रहा हूं क्या किसी को ये रूल बताए जाने की जरूरत है या इंग्लिश समझ में आनी चाहिए ताकि इस हिस्से का भी मतलब समझ सके. द टास्क दैट ही असाइंड मी it means the task that he gave me to do. Okay, the teacher assigns you some homework. The teacher assigns you some homework. So tell me, the most difficult part of this sentence is I or assigned? Tell me please. For a normal student, you guys understand the normal student in India, for them the bigger challenge is assigned verb or here very easy for I. Which is the challenge? Because whenever I asked you the question, Sign. whenever I asked you the question, the sweets are for I, the sweets are for me. Which is correct? You guys easily say the sweets are for me. It means you're not going to get it wrong because of this lesson. You might. The other day I told you, Khushi, that the question of few and few is not the problem. The problem is the kind of sentence they put it in. If the sentence is lengthy, then people get stuck in the sentence and fail to notice a few and few. The problem is not with the word, you choice of few or a few. The problem is with the sentence. When I asked you all the first time, the task that he assigned me was very easy for I, you were all quiet because you were trying to make sense of the sentence. Am I right? You were all trying to understand the sentence. But when I said, these mangoes are for he or these mangoes are for him, which is correct? Him. Mango. These mangoes are for Him. him. Everybody, please answer quickly so that I can explain that the problem part is not the problem part. What they are telling you is not the problem. ये बताने की जरूरत नहीं है. क्यों बता रहे हो कि यहाँ for I नहीं लिखना है? कौन लिखता है for I? Tell me. Why are you telling something that nobody gets wrong? Why are you just trying to highlight the issue which is not an issue? The issue is some students will not understand this part. What are you doing for this? इसके लिए क्या कर रहे हो आप कि लड़के की इंग्लिश बेहतर हो जाए कि ये वाला समझ में आ जाए उसको? The task that he assigned. ठीक है आपके लिए इजी है बट किसी स्टूडेंट के लिए मुश्किल कौन सा हिस्सा है? वो वाला या ये for I वाला ऊपर वाला? Right. Number 8, we should not use emphatic pronouns standards as subjects. Okay, आप कभी बोलोगे themselves took that tough decision? Themselves took that tough decision? ऐसा बोलेंगे आप? ऐसा कभी आपने बोला आज तक?
आपने Never, कहा sir. आई माई, अच्छा आपने कभी कहा है आई माई सेल्फ हैव कुक्ड दीज रसगुल्लास, मेड दीज रसगुल्लास? ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं कि नहीं? आई माई सेल्फ हैव decorated the room. I myself have decorated the room. Sounds good or wrong? Sounds right or wrong? I myself have decorated the room. Everybody decide. Sounds wrong, sir. Wrong, sir. Sound wrong. Okay, what is wrong about it? I myself have decorated this room. I have decorated I the myself. Room myself. myself. Is I and myself. So correct it. If you guys think it is wrong, then correct it. I myself have decorated this room. I have decorated the room myself. Arish, it's the same thing, Arish, actually. Whether you place the word myself after I or you place it after my, decorated the room at the end, it's the same thing, Arish. It doesn't change the meaning. I myself have decorated this room or I've decorated this room myself. Both are the same things. Okay, everyone? I myself have decorated this room or I have decorated this room myself. They're both correct. But will you ever say myself have decorated this room? Will you ever say that? Again, notice here the point that they're trying to make. Themselves took that tough decision. Who says things like this? So I'm telling you, these are non-issues, but they're making them issues. Why? I have no idea. No questions in the exam you will see based on this rule this way. They will never write a sentence ever. Why did you give this any place in this notes here when it is not an issue? Why not use this place, this space here in the notes for something more meaningful? Come to number 9. We should use the pronoun one if its answer is one. Okay, this one is important. And again, I know I haven't taught you this because this is something that is avoided in spoken English. One must give his best in every situation. This is considered okay in a spoken English, guys. This is considered okay in a spoken English. One must give his best, his or her best in every situation, or their best in every situation. People make sentences like this. Okay, even native speakers of English make sentences like this. It's not that people who do not know English, even native speakers say one must give their best in every situation. However, when you want to be more formal and you want to be more correct, then you say one must give one's best in every situation. Because the subject is one, that's why you will use one's. Okay? One will regret what one does. Okay? Okay? One will regret what wrong one does. जब भी कोई इंसान कुछ गलत करता है तो उसको अफसोस होता है. Okay? One will regret what wrong one does. ये one को रिपीट करने की जरूरत है according to formal English. बोलचाल में ऐसा कोई कैसा कहाँ बोलता है? बोलचाल में तो इसको रिप्लेस कर देते हैं. You बोल देता है. You regret anything wrong you do. कहाँ बोलते हैं one कौन बोलता है? ठीक है? तो these are formal things. ये स्पेशली ग्रामर में सिखाई जाती है क्योंकि they ask questions like this in exams. Okay? They ask questions based on these rules in exams. True. Number 10. We should use the pronoun either or neither when we speak of two persons. Okay. Okay. Any one of these two boys or either of these two boys? क्या बोलते हैं हम लोग? Any one of these two boys or either of these two boys? So यहाँ incorrect, correct, both are written here. So kind of funny that you guys will decide easily. When we are talking about two things, we don't use any. We don't say any of the two pens. We say either of the two pens. Okay? I can write with either of the two pens. Doesn't matter. I'm comfortable with either of the two of you. It means we do not use the word any when we are talking about only two. When we talk about more than two, then we say any. There are 3 girls. I can marry any one of them. No problems. Got it? I am ready to marry any one of them. Means any one girl of the 3, 4, 5. I can marry any one of them. But if there are only 2 girls, then what will I say? I'm ready to marry Either of these. either of them. I'm ready to marry either of them. Either of them. Because there are only 2 girls. So I will use the word either. Okay, these are the things that need to be taught. Again, we haven't talked about it. We use the pronouns any, no one, and none when we speak of more than 2 persons or things.
Okay, of course we know this. Either of these three trees will be cut today. Either of those three trees? What do you mean either of? Okay, I will not care about the example they have made. I'll give you my own examples, okay? I'm ready to marry either of the three girls. Is it correct? No. Then No. Anyone. I'm ready to marry Anyone. any of the three girls. No problem. Any of the three. Anyone. Okay. Any of the three girls. Rule number 12 doesn't count. Rule number 12 and 13 doesn't count because, again, it's just complicated, unnecessary. When we will talk about them when we talk about grammar in the grammar class. When we use singular pronouns of different person together, the second person pronoun is placed first follow. Oh, come on. Okay, guys, this is what I call nonsense, unnecessary burden. Okay, tell me, dear students, when you're talking about three people, okay, when you're talking about three people, and you always talk about yourself first, people will think of you as a selfish person, yes or no? If you're talking about three people, okay, you, somebody else, and the person you're talking to, okay, and you always say I first, then won't they think of you as an egoist or maybe a selfish person because you always say I first? So it's better, more polite to talk about the person who is in front of you first. For example, you, he, and I will go together. You, he, and I will go together. Why am I doing this way? Because it's polite to keep yourself at the end. You, the person in front of me, the person who is not here, you, she, not he, then she, okay, and I will go together. This word order, you, he, and I, sounds better. But suppose we are accepting mistakes. We are accepting mistakes. We are confessing something wrong. Then I'll first put myself because I want to make confession first. I, he, and you are all responsible for this situation. I, he, and then you, because you want to, this person is in front of you, so you want to put that person at the end so that he doesn't feel bad about it. It's not a rule. It's common sense that this is how you should do it. I, he, and you are all responsible for this bad situation today. Do you agree? Did you understand what I explained, guys? Okay. Let's continue. You should use an object in an objective case when it comes after let. Let he do. Okay, which is correct? Let him do or let he do? Which is correct? Come on, you just decide. Let him go or Let him do. Let him go. let they go or let them go? Let them go. Let them go. Okay, when we use the pronoun who to refer to a personal pronoun. Okay. Okay, guys, this is important. Let's see if you guys get it right, okay? I have two friends who speaks English or who speak English. Decide. I have two Who friends speak English? who speak English or who speaks English. Who speak English? I have one friend who speak English or speaks English. Speaks English. English. Okay, so you don't need to be taught any particular rule. Your understanding has improved enough that you will decide it anyway, right? Okay, next. Number 18. We should not use an apostrophe with possessive pronouns such as yours, his, hers, its, ours, theirs, and whose. Okay, we should not use an apostrophe with the possessive pronouns. Okay. All right, guys. Okay, कहते ना खाली जगह भरना है. चलो देखो एग्जाम्पल पूछता बोलना है कि कैसा रूल है. ओके, आई डोंट लाइक योर्स car or your car. I don't like yours car or your car. Which is correct? Your car. Yours car. I don't like your car. I don't like yours car. Your car. Next. Another. Okay.
I don't like their cat or I don't like theirs cat. Their cat. I don't like her mother or I don't like hers mother. Her mother. Her mother. Do you think these are really tricky things? I don't understand. Again, I will expect my students at in these courses to answer these questions properly, correctly. Agar if some people made mistakes, I would say they should be a little more sincere. क्या लगता है ये सब बातें हो चुकी हैं या बहुत पहले हो चुकी हैं? क्या बोलना चाहिए? I don't like his her car, I don't like hers car. ये कब सीखा होगा हम लोगों ने? एलिमेंट्री कोर्स में या प्री इंटरमीडिएट में? Elementary second and third chapter. Second and third chapter, right. Thank you, Ravi, that you remember the chapters as well. Okay, we use reflexive pronouns such as myself, yourself, when both the subjects. चलो बताओ भाई. क्या सही है भैया? Rakesh herself is at fault कि Rakesh himself is at fault. Which is correct? Rakesh himself. इसमें कौन सा रूल पर अप्लाई करना है? कॉमन सेंस नहीं काम कर रहा हमारा कि राकेश इज अ लड़का, सो व्हाई आई एम सेइंग हरसेल्फ. हाँ, चलिए, मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट वन. ओके, आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल. मैं रूल की बात कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है? उन्होंने कॉम्प्लेक्स थोड़ा बनाया है एग्जाम्पल को, बाकी रूल की बात कर रहे हैं सिंपल. दे आर टॉकिंग अबाउट सिंपल रूल्स, बट लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड है. बात समझ में आ रही है? तो लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड है, लैंग्वेज सुधारने के लिए आप क्या करोगे? कौन सा बच्चा का आपका लैंग्वेज इंप्रूव हो जाने वाला है वो 4 महीने 6 महीने के कोर्सेज में? जो बच्चे आ रहे हैं एकदम साधारण वाले. तो वही सही बताया है कि इस तरह के इंस्टीट्यूट जो है, दे वांट अ बिग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू कम स्टडी फॉर 5-6 मंथ्स. गो, हो गया, कोर्स पूरा हो गया, ये नोट्स बन गए, जाइए. कितने, हाउ मेनी ऑफ देम आर एक्चुअली डूइंग द एक्सरसाइज? अभी थोड़ी देर बाद वी आर गोइंग टू सी द क्वेश्चंस. क्या क्वेश्चंस और टेक्स्ट में कोई कनेक्शन है, ये देखना है आपको. ओके, इज देयर अ कनेक्शन बिटवीन द क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड द नोट्स. ये जो नोट्स है उसमें कोई कनेक्शन दिखेगा कि नोट्स पढ़ने से किसी को कुछ मदद होने वाली है, तो बताना, ठीक है? क्वेश्चंस आने वाले हैं थोड़ा देर में, वेट. आइए जरा देखना. गोपी एंड किशन इज एब्सेंट टुडे. ऐसा बोलेंगे आप लोग? गोपी एंड किशन इज एब्सेंट टुडे. अच्छा, No, sir. ओके, Gopi and Kishan both are absent today. यस, ओके. मुझे बताइए, क्या आप बोलना चाहेंगे ये चीज? द कंडीशन ऑफ इंडियन रोड्स आर बैड, द कंडीशन ऑफ इंडियन रोड्स इज बैड. क्या बोलना चाहेंगे आप? द कंडीशन ऑफ इंडियन रोड्स आर बैड, द कंडीशन ऑफ इंडियन Are रोड्स. bad. Are bad. Road. Okay. is bad. What is bad? The roads are bad, the condition is bad. Condition is bad. Condition. The road condition are bad. No, here you are Is getting bad. it wrong a little bit. You are getting it wrong. Other people try and answer. The condition of the roads is bad or the condition of the roads are bad? The Is condition bad. of roads. Sir, is. Right, because we are talking about the condition, right? The condition of the roads is bad or the condition of the roads are bad? The condition of the road is bad. bad. The condition. Is bad. The condition is bad. Okay, that's the main point. The condition of the roads. Okay. Okay. We always say that this road condition is very bad. I can't drive. Okay, this rule again. Two single subjects follow each other. ये कुछ ऐसे चीजें हैं जिसको अलग से इसलिए बताई जाने की जरूरत है क्योंकि इसके लिए हमारे पास सेकंड ऑप्शन है, ठीक है?
इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास सेकंड ऑप्शन है। ये जिस तरीके से फॉर्म कर रहे हैं सेंटेंसेस वैसे ही फॉर्म किया जाना जरूरी नहीं, इसलिए इन चीज़ों को स्पोकन इंग्लिश में अवॉइड करते हैं। जैसे ये नाइदर नॉर, ओके, हम लोग ये अवॉइड करते हैं, बोलचाल में नहीं बोलते ऐसे, ठीक है। हाँ सेंटेंस है बट वी नॉर्मली अवॉइड इट, लिटरेचर में ज़्यादा प्रेफर करते हैं या फॉर्मल राइटिंग, ओके। जैसे हम लोग बोलेंगे मुंबई इज़ नॉट वेरी बिग, दिल्ली इज़ नॉट वेरी बिग आइदर, ठीक है, ऐसे बातचीत करते हैं हम लोग, ठीक है। मुंबई इज़ नॉट वेरी बिग, नॉर इज़ मुंबई, नॉर इज़ दिल्ली। तो ये नाइदर मुंबई नॉर दिल्ली इस तरह से बोलने वाले लोग कम होते हैं, ठीक है। ये सब सिर्फ प्रोफेसर्स होते हैं जो बेचारे बहुत फॉर्मल लिटरेचर वाली इंग्लिश जो लिखते लिखते वही बोलते हैं बेचारे, वो कोलोकियल नहीं होते, दे आर नॉट वेरी कोलोकियल, ओके। तो इन सब चीज़ों को हम लोग स्पोकन इंग्लिश में हिस्सा नहीं, जगह नहीं देते, नॉर्मली वी अवॉइड दम। एक दो सेंटेंस आ जाए जस्ट टू हाईलाइट फॉर इन द इंटरमीडिएट लेवल, इट्स अनदर थिंग। when we join plural subjects, singular subjects by the conjunction either nor, चलो हटाओ ये सब रूल्स बात की चीज़ है, आएंगी, we will talk about them in the बाकी मुझे और देखने दो। A singular verb is used with a collective noun that collection is thought of as a whole, हटाइए इसको। A singular verb is used with a collective noun, again a singular verb is used with nouns that are singular in meaning but have a plural structure। अच्छा अच्छा तुम बताना मुझे क्या बोलोगे, फिजिक्स आर ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, फिजिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, क्या बोलोगे भाई? Physics is Physics difficult. difficult subject. ओके नहीं भाई, हो सकता है कोई बोल दे फिजिक्स आर ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, पता नहीं, हो सकता है कोई की इंग्लिश ज्यादा ही कमजोर हो, फिजिक्स आर ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन बोलेगा? और वो कहेगा हम कैट की तैयारी करने जा रहे हैं। Math is difficult. ऐसा करो ना, मैं बता दूं कि इंडिया में अगर इंग्लिश के सबसे मुश्किल टेस्ट में से कुछ है इंडिया के एग्जाम्स में तो वो है कैट की इंग्लिश, ठीक है, याद रखना दोस्तों। कैट के इंग्लिश के जो एग्जाम्स होते हैं वो इंडिया के इंग्लिश के मामले में सबसे डिफिकल्ट एग्जाम्स में से एक है, तो इस बात का ख्याल रखना। और उसमें तुम ये सब बातें बता रहे हो कि ये सब तुम्हारे सिलेबस का हिस्सा है, तो फिर ऐसा करो ना कि 2 2 4 होता है ये भी तुम 12th में बताना या मैट्रिक में बताना, ठीक है। 2 और 2 4 होता है ये भी 10th बोर्ड में एग्जाम में डाल दो कि 10th बोर्ड में ही पढ़ाया जाएगा, सिलेबस का हिस्सा ही है, क्या मजाक है। Sir, have you heard a meme line? कम अगेन। कहना क्या चाहते हो? Have you heard this meme line? या ऑफ कोर्स, commander together with all his men were ready for further orders। the commander क्या है? when we join a singular subject and a plural noun with together with in। अच्छा ये कुछ इसको कहते हैं हम लोग सिंटैक्स, थोड़े से रूल्स हैं जिसको देखना जरूरी है क्योंकि हम लोग वो स्ट्रक्चर्स अवॉइड करते हैं बोलचाल में, ठीक है, लेकिन रिटन इंग्लिश में उनकी जरूरत होती है। वी नीड टू लर्न दोज रूल्स, ओके। ये नंबर 12 का जो एग्जांपल है ना, ये नॉर्मली हम लोग अवॉइड करते हैं ऐसे सेंटेंसेस फॉर्म करना। गौर करिएगा, मैं बहुत सी चीजें इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि ये सब चीजें हम लोग स्पोकन इंग्लिश में इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि इसके अलावा बेहतर ऑप्शन है, ज्यादा कोलोकियल ऑप्शन है हमारे पास, तो बोलचाल में वो सेंटेंस वैसे फॉर्म ही नहीं होते, लोग उस स्ट्रक्चर को ही अवॉइड करते हैं और सिर्फ एग्जाम्स में ही वो पूछ जाते हैं। फालतू बकवास। अच्छा तुम मुझे बताओगे गांधी किल्ड और गांधी वॉज किल्ड, गांधी किल्ड और गांधी वॉज किल्ड, Gandhi was killed. एवरीबॉडी, गांधी किल्ड और गांधी वॉज किल्ड, गांधी killed. गांधी किल्ड, गांधी किल्ड हु? गाइस गांधी किल्ड और गांधी वॉज किल्ड? Gandhi was killed. नाथुराम भारी का पड़ा है heavy है हमारा। Okay, take a look at this sentence, guys. 3 killed and 1 was injured. किलो ना। अरे ये पैटर्न नया पैसा काटे वाले जो बोले हैं, हाँ लगे दिए। 3 killed and 1 was injured. ये कोई सेंटेंस है? 3 killed, 3 लोग मारे गए, कैसे बोलेंगे? अच्छा ये कैसे कैसे समझ में आएगा? इसको कहते हैं पैसिव वॉइस, ठीक है। पैसिव वॉइस हम लोग पढ़ेंगे, वी विल स्टडी, ओके, पैसिव वॉइस लेटर इन दिस कोर्स।
When the principal clause, अरे यार फालतू खाली ये सब। अच्छा सुनना, कुछ समझ नहीं आएगा ऐसे। When the principal clause has a verb in the past tense, the subordinate clause also has a verb in the past tense। पढ़ के कुछ पल्ले पड़ा होगा लाइन? नहीं। चलिए सेंटेंस में आते हैं, ठीक है। अच्छा सुनिएगा, मैं आपको देता हूं इसी जो रूल वहां लिखा है ना नंबर 14, उस पे बेस्ड एग्जांपल देता हूं, ठीक है। सुनिएगा। When he went home, okay, okay, his mother scolded him when he get home या gets home, सही है। When he, sorry, his mother scolded him when he gets home, ये सही है। क्या बोलना चाहेंगे आप इसमें, कहां आपको गलती लग रही है? सोचिए और बताइए। His mother scolded him when he gets home, सही है। I was very very angry when I see him। दोस्तों जवाब दीजिएगा। I was very very angry when I see him। I saw him. I saw him. देखो इसमें तुम लोग 100 कर लिए, पिछले वाले सेंटेंस में तुम लोग यही रूल अप्लाई नहीं कर पाए। क्यों भैया? रूल डजंट मैटर, द वर्ड्स मैटर। मैंने कहा हिज मदर स्कोल्डेड हिम व्हेन ही, तुम लोग थोड़े कंफ्यूज लगे मुझे, मैंने कहा अच्छा चलो थोड़ा इजी कर देते इंग्लिश को। मैंने रूल नहीं चेंज किया, रूल अभी भी वही। देखो दोनों में, देखो गौर से सेंटेंस देखो, सेंटेंस का रूल वही है, खाली इजी कर दी इंग्लिश थोड़ी सी। मैंने कहा हिज मदर स्कोल्डेड हिम व्हेन ही गेट्स होम, तुम नहीं चुप कर पाए इसका करेक्ट, चुप रह गए। मैंने कहा ओके, आई गॉट एंग्री व्हेन आई सी हिम। देन आपने कहा व्हेन आई सॉ हिम, क्योंकि आपके दिमाग में आया कि जब वो मैंने उसे देखा तो मुझे गुस्सा हुआ, मुझे गुस्सा आया। आई गॉट एंग्री व्हेन आई सॉ हिम। तो आप मुझे बताइए कि ये रूल्स मायने रखते हैं या वर्ड्स आपको कंफ्यूज कर देते हैं? पहले ये बताइए। रूल्स तो आप सोच भी नहीं पाते इतना ज्यादा अच्छे से, बस आपको फील आता है कि ऐसे ही होना चाहिए। एम आई राइट? तो ये क्या करके क्या बताना चाहते हैं? ये प्रिंसिपल क्लॉज, हैज अ वर्ब, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये सब करके कितने लोग आपको लगता है, खुशी आपको कितना याद रहेगा ये सब प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, कितना याद रहने वाला है बोलते लिखते समय इंग्लिश? No, sir, ये तो 6th में भी पढ़े थे, but I didn't remember it. है ना? याद रखना ये सब चीज मुश्किल, लेकिन आप इंग्लिश में ये दोनों सेंटेंस में एक को तुरंत सही कर पाए, दूसरे में थोड़ा टाइम लगा। ऐसे में एक लंबा सेंटेंस दे सकता हूं जिसमें सेम रूल अप्लाई होगा, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे करेक्ट। जैसे अभी आपके सामने लिखा है, सुनील लॉस्ट अ रिटन कंप्लेंट एज सून एज द पावर डिसरप्ट्स। ठीक है, आप नहीं सही कर पाएंगे, इसलिए नहीं कि आपको रूल नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए कि आपके ये सेंटेंस का जो स्टैंडर्ड है, ये सेंटेंस का जो स्टैंडर्ड है, ये B2 C1 लेवल का स्टैंडर्ड्स का सेंटेंस है। क्या है? B2 या C1 लेवल का सेंटेंस है। इसमें जो वर्ड्स यूज हुए हैं, जो स्ट्रक्चर यूज हुआ है, ये B2 या C1 लेवल का स्ट्रक्चर है, और आप लोग अभी B1 पे है। समझ में आ रही है बात? बात समझ में आ रही है दोस्तों? तो ये आपके लेवल से ऊपर था। रूल वही है इसमें भी, लेकिन रूल को दिमाग छोड़िए, आपका सेंटेंस आपको पता ही चला कहना क्या चाह रहा है ये सेंटेंस, कहां पर क्या करना है, वो तो बात की चीज होगी, गलत और सही। अब मुझे बताइए, जो स्टूडेंट A2 लेवल पे है इंग्लिश के मामले में, और उसको मैं B2 C1 सेंटेंस दूं, बस राइट रॉन्ग बाद में सोचेगा, उसका मतलब ही नहीं निकल पाएगा वो, हाँ कि ना? जब आपका खुद का लेवल A2 पे है तो आप किस तरह के सेंटेंस को अप्रिशिएट कर पाओगे? A2 लेवल के सेंटेंसेस को खींच खतार के थोड़ा बहुत B1 के, लेकिन C1 वाला कैसे हैंडल करोगे? तो ये सारे रूल्स बता दिए जाएंगे, ठीक है, रूल्स सारे बता दिए जाएंगे। क्वेश्चन अब जब हम लोग जाएंगे क्वेश्चन पे, ये अब जब आते हैं क्वेश्चन पे हम लोग, चलिए ठीक है। खुशी हैव सेंड द क्वेश्चंस एज वेल। अब देखिए सेंटेंस यहां लिखा है, दे फेलिसिटेटेड हिम वर्किंग टुवर्ड डिस्करेज पीपल फ्रॉम चाइल्ड मैरिजेस। ओके, यहां लिखा है दे फैसिलिटेटेड हिम फॉर वर्किंग टुवर्ड्स डिस्करेजिंग पीपल फ्रॉम चाइल्ड मैरिजेस। ओके, अभी दोनों सेंटेंस को राइट रॉन्ग आप बाद में सोचोगे, आपको पल्ले पड़ रहा है कि आपने पढ़ा क्या है दोस्तों? आपको पल्ले पड़ रहा है दोस्तों? राइट रॉन्ग तो बाद में होगा। आप यहां पर क्या कर सकते हो, एग्जाम में आ जाएगा तो तुक्का मार सकते हो, हाँ कि ना?
लेकिन अगर किसी ऐसे इंसान को यहाँ पर बैठे जिसकी इंग्लिश थोड़ी बहुत ठीक हो, तो वो इंसान क्या करेगा, इसका मतलब निकालेगा, फिर देखेगा अच्छा यहाँ पर ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। ये जैसे आप कुछ सेंटेंस में कर लेते हैं ना, जैसे वहां 100 कर दिए थे ना सी को, तो आपकी इंग्लिश की जो लेवल होगी उसी के हिसाब से आप कर पाएंगे। तो ये रूल का जो बात हो रहा है वो बहुत सिंपल सा रूल है। मैं रूल के पर बेस्ड एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। ये एग्जांपल जो है ना, इससे आसान देता हूँ। वर्ब इन जेरेंट फॉर्म शुड बी यूज्ड व्हेन इट फॉलोज अ प्रीपोजिशन। चलिए देखिए, बताइए बेटा, आप लोग बताइएगा क्या सही होगा, ठीक है। ही इज इंटरेस्टेड इन वॉच टीवी। बोलिए बेटा, सारे लोग बोलिएगा, एवरीबॉडी। He is interested in watching TV. Watching. देखो बेटा क्या लिखा है रूल, ए वर्ब इन जेरेंट फॉर्म शुड बी यूज्ड व्हेन इट फॉलोज अ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद आएगा तो कैसा होना चाहिए, आईएनजी फॉर्म होना चाहिए। तो मैंने कहा ही इज इंटरेस्टेड इन वॉच टीवी, आप लोगों ने करेक्ट कर दिया ना, यानी रूल आपके दिमाग में है, हाँ या ना। फिर ये सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम है, ये रूल आप इस रूल की वजह से नहीं कर पाए, या सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो स्टैंडर्ड जो है लेवल है, वो सेंटेंस का लेवल आपके लेवल से ऊपर रहा नहीं हुआ। मैं सही बोल रहा हूं दोस्तों। अगर कोई स्टूडेंट आपके लेवल पे हो जहां भी है, तो उसको अपना लेवल ऊंचा उठाना होगा इसको सही करने के लिए, कि रूल पढ़ना होगा, क्योंकि रूल तो अभी भी फॉलो कर रहा है वो लड़का से भी पूछोगे कि आई एम अफ्रेड, चलो फिर से वही वाला है, आई एम इंटरेस्टेड इन प्ले क्रिकेट की प्लेइंग क्रिकेट, वो फटाक से बता देगा क्या। सैम भारती। Interested क्या in कर रहे हो playing दोस्तों, क्या cricket. कर रहे हो, प्लीज प्लीज डोंट बी नॉइजी, ओके। मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि ये सेंटेंस का डिफिकल्टी लेवल इसका ये रूल है, या आपका सेंटेंस का जो वर्ड स्ट्रक्चर है, जो वर्ड अरेंजमेंट है, जो वर्ड चॉइस है, जो यूज हुए हैं, वो सारे आपको कुल मिलाकर के परेशान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आपको परेशान, स्टैंडर्ड ऑफ द सेंटेंस, जैसे हम कह सकते हैं लेवल ऑफ द सेंटेंस, मुश्किल क्या कर रहा है आपके लिए, लेवल ऑफ द सेंटेंस, जिसमें जैसे कोई कोई सेंटेंस होता है A1 लेवल पे, A2 लेवल पे, अच्छी सिंपल सिंपल सेंटेंसेस, C1 लेवल पे जाएंगे, ऐसे ऐसे सेंटेंस आएंगे जो आप पढ़ेंगे आपको लगेगा कि आपको पल्ले नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है। तो रूल्स ऐसा सिंपल सा दे दो और उसका एग्जाम्पल दे दो इतना मुश्किल वाला, और कहो कि हम रूल सिखा रहे हैं, कैसा चलेगा। तो कुल मिलाकर के अगर कैट की इंग्लिश किसी को निकालनी है, कैट का एग्जाम क्लियर करना है इंग्लिश के मामले में, तो उसका इंग्लिश का लेवल कहाँ होना चाहिए दोस्तों, एटलीस्ट C1 लेवल पे होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, C1। C1 लेवल पे होना चाहिए। और अगर C1 लेवल पे नहीं है आपकी इंग्लिश का स्टैंडर्ड, तो आप कैट भूल जाइए, ठीक है। अब देखिए मैं आपको लेके चलता हूं एग्जाम्स के क्वेश्चन पे। कहाँ भेजा तुमने, In the group too. वेयर, ऑन व्हाट्स टेलीग्राम और व्हाट्सएप, where did you send me I just saw the link here, where is it, in the chat box, In the group. what's Class group. telegram, oh telegram group, okay, got it. Yeah, everybody can see it. Your screen is not visible right now. Okay, देखिए, there is a sentence that is missing in the paragraph below. Okay, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया दोस्तों, there is a sentence that is missing in the paragraph below. Look at the paragraph and decide where option 1, 2, 3 and 4, the following sentence would best fit. Sentence कहाँ है, सेंटेंस कहाँ है वो ऑप्शंस। लुक एट द पैराग्राफ एंड डिसाइड वेयर ऑप्शन 1, 2 and 3, जैसे यहां पर 4 जगह खाली है ना, तो कहां जाएंगे, तो वेयर आर द ऑप्शंस। खुशी आप देख रही हैं, ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि ऑप्शन 2 लिखा है, ये
आपको सेंटेंस क्या लिखा है कि आपके पास कुछ मिसिंग है, चलिए पढ़ लेते हैं। कॉम्प्रिहेंडिंग ए वाइड रेंज ऑफ इमोशंस, रेनेसेंस म्यूजिक नेवरदलेस पोर्ट्रेड ऑल इमोशंस इन अ बैलेंस्ड एंड मॉडरेट फैशन। ओके, ये है सेंटेंस हमारा, ठीक है, ये है हमारा सेंटेंस। और पैराग्राफ है, ए वॉल्यूम ऑफ ट्रांसलेटेड इटालियन madrigals were published in London during the year of 1588. This sudden public interest facilitated a surge of English madrigal writing as well as a spurt of other secular music writing and publication. This music boom lasted for 30 years and was as much a golden age of music as British literature was with Shakespeare and Queen Elizabeth. The first, the rebirth in both literature and music originated in Italy and migrated to England. The English madrigal became more humorous and lighter in England as compared to Italy. आप में से कितने लोग को पल्ले पड़ रहा होगा जो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों? मेरे को तो नहीं पड़ा सर। ज्यादातर नहीं पल्ले पड़ रहा होगा ना, दो वजहों से, ठीक है। आपका लेवल इंग्लिश का भी वहां नहीं पहुंचा है जहां पर जिस लेवल पे ये इंग्लिश सेंटेंसेस लिखे हैं। मैं आपको अपने इंटरमीडिएट कोर्स की कुछ टेक्स्ट दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा थोड़ा इससे जैसा मिलता रहेगा, लेकिन अगर मैं आपको अपर इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल की किताब दिखाऊं, शो करूं, तो आपको दिखेगा एकदम इसी लेवल का इंग्लिश वहां लिखा है। जैसे आपका प्री इंटरमीडिएट का किताब थोड़ा मुश्किल है एलिमेंट्री से, महसूस होता है। एलिमेंट्री में जब शुरू किए बाबर अली और वो वहां से आगे बढ़ चुके हम लोग लेवल, डिफिकल्टी लेवल में। तो वैसे ही अगर आप एडवांस लेवल की किताब टच करोगे, देन यू विल हैव दिस काइंड ऑफ टेक्स्ट, दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस। मुझे ये बताइएगा कि आपको जो भी करना है कब करेंगे, जब आपको ये सब समझ में आएगा तब, या ऐसे ही जब समझ में आएगा तब करेंगे। अब मुझे ये बताइए कि कोई अभी, मान लो आप लोग जिस लेवल पे ज्वाइन किए थे, मान लो आप लोगों ने मेरा क्लास ज्वाइन किया था एलिमेंट्री कोर्स में, तो ऐसे लड़के आते हैं खुशी, जैसे अभी आप देख रहे हो एलिमेंट्री कोर्स में 5:30 बैच में जो बच्चे हैं, तो वैसे बच्चे भी तो आते हैं ये कैट की प्रिपरेशन करने टाइम्स में। मुझे ये बताइए कि वो 6 महीने का कोर्स है और 6 महीने में सारे जो भी इनको पढ़ाना है वो पढ़ा कर कहेंगे खत्म हो गया, ठीक है, तो वो तो नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, अगर आपके पास लंबा टाइम है, 1-2 साल, ठीक है, और अगर आप खुशी जैसे स्टूडेंट हैं, साफ बताता हूं कि उसके समझने की क्षमता बहुत अच्छी है लड़की की, ठीक है, वो तेजी से चीजों को समझ जाती है। और उसकी वजह यही है शायद कि उसके पास ये चीज का टेंशन नहीं होता कि मैंने ऐसा बोल दिया तो मैं स्टूपिड लगूंगी, उतना ज्यादा नहीं सोचती। सब लोग सोचते थोड़ा बहुत, बट एक होता है ना कि एकदम अपने आप को ये में रखना, शेल में रखना। इंग्लिश में एक फ्रेज है, टू बी इन योर शेल, ओके। तो शी इज नॉट ऑलवेज इन हर शेल बिकॉज शी इज अफ्रेड दैट शी विल मेक मिस्टेक्स एंड शी लुक स्टूपिड। नोबडी वांट्स टू मेक मिस्टेक्स, नोबडी वांट्स टू लुक स्टूपिड, लेकिन एक डिसीजन होता है ना कि ये बात तो मुझे बोलना ही पड़ेगा, मेरे दिमाग में आ रहा है तो, कि मैं फिर भी रोक लूं अपने आप को ये सोच के कि अरे भाई मेरा आंसर गलत हो जाएगा। बात समझ में आएगी? तो इस वजह से अब मैं पहले भी बोल चुका हूं उसको कि मैंने पहले भी कुछ स्टूडेंट्स को तैयारी कराई। जैसे कुछ लोग आते हैं सीडीएस की तैयारी करने, पता है मुझे अंदाजा रहता है कि भाई तू तो दिमाग नहीं लगा रहा वैसा, ठीक है, कैसे करेगा वैसा। मतलब एक होता है ना कि क्षमता भी होनी चाहिए ना वहां तक जाने की। आईएएस की तैयारी तो बहुत लोग करते हैं, आपको नहीं पता होता, पढ़ाने वाले को नहीं पता होता कि ये लोग ये नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि इनके अंदर ये नहीं कि ये कोशिश नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है आपको? कुछ चीजें होती है, पर्सनालिटी, कुछ होता है एबिलिटी। तो ये सब मैं जानता हूं, मैं कड़वा बोल रहा हूं, जो बोल रहा हूं वो बहुत पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है। एक टीचर को हमेशा ऐसा बोलना चाहिए कि एवरीबॉडी कैन डू इट, एवरीबॉडी कैन डू इट, ठीक है। आई नो वी शुड से दिस पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट्स, बट फैक्ट इज कि कुछ लोग नहीं कर पाएंगे। ये आपको पता होता है शुरुआत में, उनके तरीकों से आपको पता चल जाता है, हाँ या ना। तो पॉइंट ये है कि अगर आप इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, मेरे ख्याल से मैं भी चलाऊंगा तो शायद यही करूंगा जो मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूं जिन लोगों को, जिसके लिए आई थिंक आई हैव टू डू द सेम। क्योंकि परहैप्स ये जो तरीका है मैं जिसमें काम कर रहा हूं, आपको अलग अलग कोर्सेज लेकर के, अगर खुशी जैसे स्टूडेंट्स मुझे मिलते हैं, ठीक है, प्री इंटरमीडिएट से शुरू करेंगी और 2-2.5 साल के अंदर ये टेक्स्ट को समझने लायक बन सकती हैं इफ शी ट्राइज हर बेस्ट। आप में से कई लोग कोशिश करके भी वहां नहीं पहुंच पाएंगे, मैं जानता हूं। आपको 4 साल 4.5 साल लग सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये सब इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपका ये जो एग्जाम होता है कैट का, वो ये नहीं कहता कि आप मैट्रिक पास कर जाओ, 10th 12th पास कर जाओ, आपकी इंग्लिश ना आती हो। ऐसे लोगों के लिए है ही नहीं वो।
आपने 10-12 साल इंग्लिश सीखी होती है स्कूल में, उसके बाद आपको प्रिपरेशन करना होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स। खुशी, आपके जो रूममेट्स हैं उनमें से कुछ की इंग्लिश बेहतर है ना, आपसे थोड़ी बेहतर थी ना? धीरे धीरे Yeah, they all आप are from ICSE board. आईसीएसई एक बोर्ड होता है जिसके बारे में आप लोग को शायद पता हो कि सिलेबस ही हार्डर होता है, फिर इंग्लिश मीडियम होता है, चीज़ें थोड़ी अलग होती हैं, स्कूल्स भी अलग होते हैं, मोर एक्सपेंसिव होते हैं वो स्कूल्स जिसमें वो पढ़ाई होती है, राइट गाइस? तो आपको क्या लगता है कि आप एक बिहार बोर्ड से या सीबीएसई जैसे हमारे यहाँ सब स्टैंडर्ड स्कूल्स हैं जिसमें टीचर्स भी अच्छी इंग्लिश नहीं जानते, आंसर्स रटवाते हैं, खुशी का भी कुछ ज्यादा अलग नहीं रहा है, शी हैज बीन वेरी ऑनेस्ट अबाउट हर इंग्लिश लर्निंग एट स्कूल। लेकिन द गुड थिंग अबाउट हर इज हर माइंड वर्क्स, ठीक है, वो समझ जाती है चीज़ों को। इस बारे में उसने मुझे बताया कि स्कूल में भी कॉलेज में जो कर रही हैं, तो प्रोफेसर्स कुछ अगर पढ़ाए है कोई नया टॉपिक, तो होता है ना बच्चे आपस में ही बैठ के पढ़ते हैं, तो कई बार खुशी हर इसके हर क्लास जो रूममेट है वो लोग दूसरे की मदद कर रहे होते हैं, जो टीचर ने पढ़ाया वो फिर बाकी को समझा रहे होते हैं। और इनको कभी कभी फ्रस्ट्रेशन होता है कि वो क्यों नहीं समझ रहे वही बात, ठीक है, टीचर से भी पढ़े नहीं समझ में आया, फिर खुशी उसको एक्सप्लेन कर रही है, उनको फिर भी टाइम लग रहा है, जबकि इन्होंने सुना और समझ गई, ठीक है, बात समझ में आ गई कि अच्छा 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 ऐसे। इसके पीछे दो वजह होती हैं, आपके पीछे की जो जरूरत है वो आप पूरा किए हुए हो, फाउंडेशन अच्छी जगह पे हुआ, ठीक है, और दूसरा आपका दिमाग पकड़ता है चीजों को, रीजनिंग करता है। तो पॉइंट मेरा ये है बताने का ये सारा कि एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो आपको अपने ओवरऑल इंग्लिश के स्टैंडर्ड को ऊपर ले जाना होगा या सिर्फ रूल्स पढ़ने होंगे, दैट्स माय क्वेश्चन बेसिकली। एंड फॉर दैट डू यू नीड टू स्पेंड टाइम, longer periods of time? Yes or no? Can it be done in a shorter period of time? The answer is no. Only for those people like my cousin, who is a banker now, Neha, I call her Dolly. Okay. Um, she just went to a class for like 3-4 months. She qualified the exam, the written exam, bank PO exam. She did it. Okay. कैसे हो गए भाई 3-4 महीने जाके? बिकॉज लाइक आई शी सेड शी वाज आल्सो एन आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट, हर इंग्लिश वाज क्वाइट गुड। वो गई 3-4 महीने, थोड़ा गाइडेंस लिया, थोड़ा प्रैक्टिस करा, इंग्लिश वाज नॉट अ प्रॉब्लम, शी कुड टॉक इन इंग्लिश व्हेन शी जॉइंड द क्लास, she could form sentences in English, she could read the newspaper in English and understand what was written। थोड़ी चीजें करनी थी उसने करी, थोड़ी वोकैबुलरी सीखी, थोड़ी इडियम्स फ्रेजेस सीखी, निकाल दिया उसने। तो क्या सारे लोग ऐसे ही कर पाएंगे? खासकर वो जो अभी सेंटेंसेस फॉर्मेशन के स्टेज पे नहीं है इंग्लिश में, आई एम टॉकिंग अबाउट देम। तो यस, ये क्वेश्चन हालांकि समझ समझ नहीं आ रही है, आप मुझे बताएं खुशी कि क्या करना है इसमें। ये लिखा है सेंटेंस आपका ये है, देयर इज अ सेंटेंस दैट इज मिसिंग इन द पैराग्राफ बिलो। ओके, कहाँ जाएगा ये सेंटेंस जो है, ये कहाँ जाएगा? 1 में जाएगा कि 2 में जाएगा कि 3 में जाएगा कि 4 में जाएगा? समझ रहे हो दोस्तों, ये करना है। ये लाइन कहाँ जाना चाहिए? ये पैराग्राफ है और 3-4 जगह खाली छोड़ दिया गया, आपको क्या देखना है, क्या Yeah. करना है? ये सेंटेंस जो है ये 4 जगह में से कहाँ जाएगा? ऑप्शन 2 में जाएगा कि ऑप्शन 4 में जाएगा कि ऑप्शन 1 में जाएगा कि ऑप्शन 3 में जाएगा? ये आपको डिसाइड करना है। अच्छा आप बताइए, आप लोग टेक्स्ट पढ़ते हैं? जैसे भी कुछ दिन पहले एक टेक्स्ट था, द ब्रिटेन एंड द रोमन इम्पैक्ट ऑन ब्रिटेन, राइट? तो अगर आप इस तरह के टेक्स्ट पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ते हैं इंटरमीडिएट लेवल, प्री इंटरमीडिएट लेवल, और अगर आप C1 यानी एडवांस लेवल पे चले जाते हैं, तो क्या आप थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे तुरंत डिसाइड करने में? मैं आप सब लोग को एक चांस देना चाहता हूं, प्लीज। ओके, सब लोग कोशिश करिए, थोड़ा ध्यान लगाइए, देखते हैं कि कोई कर पाता है कि नहीं यहाँ पर सक्सेसफुली। एक होता है ना कि मुझे लग रहा है कि यहाँ जाना चाहिए, तो मुझे बताइए 4 ऑप्शंस में से, लेकिन प्लीज कुछ लॉजिक करिएगा। ओके, टेक योर टाइम, कम ऑन एवरीबॉडी, रीड। A volume of translated Italian madrigals were published in London during the year of 1588. This sudden public interest facilitated a surge of English madrigal writing as well as a spurt of other secular music writing and publication। खाली इतना जरूर बता दीजिएगा कि ये करते समय क्या आपके वो जो नोट्स में जो भी लिखा था कोई रोल प्ले करने वाला है इस समय? उन चीजों का कोई रोल होने वाला है दोस्तों? लेकिन वो नोट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कई लोग इतना लो लेवल पे ज्वाइन कर लेते हैं इंस्टीट्यूट को, ठीक है ना, कि उनके लिए वो जो बातें बताई जा रही ना, अच्छा ओ नहीं पता था, ऐसे करते हैं वो,
बात समझ में आई? लेकिन इवेंचुअली व्हेन दे सिट इन द एग्जाम, the notes and what they learned through those notes is not going to be enough. They basically need to have higher level of English to, even have a chance. I'm not saying to qualify, to have a chance even. चलो, would you like to give it a try everyone? थोड़ा समय ले लो और करो, उसके बाद देखते हैं कि करेक्ट आंसर और चेक स्टैटिक्स दोनों चीज हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? चलो बताओ कहाँ जाना चाहिए, टेक ए लुक, रीड केयरफुली, पहले बढ़िया से पढ़ना। Anybody thinks it should be number 1? Yes, sir. How many people think it should be number 1? Option 1, I mean. Yes, I ए बी think सी डी पे मैं ध्यान नहीं दे रहा, मैं यहाँ पर ऑप्शन देख रहा हूँ कि कहाँ ले जाना चाहोगे इस सेंटेंस को। डू यू थिंक इट शुड गो इन नंबर 1? ऊपर वाला जो सेंटेंस है, कॉम्प्रिहेंडिंग ए वाइड रेंज ऑफ इमोशंस, रेनेसेंस म्यूजिक नेवरथलेस पोर्ट्रेड ऑल इमोशंस इन अ बैलेंस्ड एंड मॉडरेट फैशन, कहाँ लेके जाना चाहोगे? अच्छा सुनो, मान लो इसकी हिंदी तुम्हें समझ में आ गई है, ठीक है? कॉम्प्रिहेंडिंग ए वाइड रेंज ऑफ इमोशंस, रेनेसेंस म्यूजिक nevertheless portrayed all emotions in a balanced and moderate fashion, इसकी हिंदी समझ में आ गई। क्या हिंदी समझ लेना काफी होगा? कहां डालना है इसके लिए? कह सकते हैं कि हाँ काफी है, कि उसमें सिर्फ एक छोटा सा रोल प्ले करेगा? अगर आपको वो समझ में आ गया तो इसमें एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा एनालिसिस का। एनालिसिस क्या करना है कि कहाँ ये बेटर सेंस बना रहा है, राइट? आपको वो सेंटेंस समझ में आ रहा है, लेकिन बाकी फ्लो ऑफ लैंग्वेज में जो लिखा हुआ है, इसमें बेहतर पोजीशन उसकी क्या है? क्या लगता है आपको ये किस लेवल का क्वेश्चन हो सकता है? अगर ये टेक्स्ट ऐसे कैट में सवाल पूछ रहे हैं तो आप बताइएगा कि कितने लोग जो अभी आपके लेवल पे हैं, कितना चांस है उनका ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का? बहुत कम चांसेस है। क्या करना पड़ेगा उनको? ये ओके, अपनी इंग्लिश के स्टैंडर्ड को ऊपर ले जानी पड़ेगी। एक लाइन में क्लियर हो चुका है। सो जस्ट वर्क, डोंट वरी अबाउट द एग्जाम, वर्क, है ना? ये इस तरह के सवाल का क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी इंग्लिश के लेवल को ऊपर ले जाना पड़ेगा। और बाकी वो ज्यादातर चीजें जो कोर्स में जो उन्होंने सिलेबस में रखा है, खुशी, वो जो नोट्स आपने मुझे भेजा, उन सब चीजों को इनकॉर्पोरेट करा जा सकता है एक बहुत अच्छे तरीके से। जो मेरे कोर्स में पढ़ाता हूँ ना, जिसको आप लोग स्पोकन इंग्लिश कोर्स कह रहे हो, उस कोर्स में वो बहुत अच्छे से इनकॉर्पोरेट है सारा। कुछ चीजों को छोड़ के जो मैंने डिस्कस नहीं करी वो अलग से पढ़ाई जाएंगी। क्या लगता है आप लोगों को? पढ़िए। ए वॉल्यूम ऑफ ट्रांसलेटेड इटालियन मैड्रिगल्स वर पब्लिश्ड। नंबर 1 तक में आपको लगता है कि चांस है यहाँ पर आने का? क्योंकि यहाँ कितना अच्छा से लिखा है, एज इंग्लिश मैड्रिगल राइटिंग एज वेल एज ए स्पर्ट ऑफ अदर सेक्युलर म्यूजिक राइटिंग एंड पब्लिकेशन। दिस म्यूजिक बूम लास्टेड फॉर 30 years and was as much a golden age of music as British literature was with Shakespeare and Queen Elizabeth I. The rebirth in both literature and music originated in Italy and migrated to England. The English madrigal became more humorous and lighter in England as compared to Italy. Renaissance music was mostly polyphonic in texture, comprehending a wide range of emotions. Renaissance music nevertheless portrayed all, यहाँ पर पहले लिखा है, it was mostly polyphonic in texture.
nevertheless played all emotions in a balanced and moderate fashion. Extreme use of and contrast in dynamics, rhythm, and tone, color do not occur. The rhythms in Renaissance music tend to have a smooth, soft flow instead of a sharp, well-defined pulse of accents. So या तो नंबर 3 में आपको सही लग रहा होगा, कुछ कुछ किसी किसी को लग रहा है, कोई है क्लास में जिसको थोड़ा बहुत कॉम्प्रिहेंशन हो रहा है भाई कि नंबर 3 में जाना चाहिए? Yes, sir. चलिए अब नंबर 4 पे भी देख ले कि नंबर 4 पे डालेंगे तो कैसा लगेगा. चलिए एक बार ट्राई कर लेते हैं. Renaissance music was mostly polyphonic in texture. Extreme use of and contrast in dynamics, rhythm, and tone color do not occur. Comprehending a wide range of emotions, Renaissance music nevertheless portrayed all emotions in a balanced and moderate fashion. The rhythms in Renaissance music tend to have a smooth, soft flow instead of a sharp, well-defined pulse of accents. क्या लग रहा है, नंबर 3 या नंबर 4 में से ही दो में से किसी एक जगह जाना चाहिए? 1 और 2 तो कैंसिल हो चुका है. और ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ा दोस्तों, बताइए. कोई रूल सोचा था आपने? कुछ भी सोचा था जब आप कर रहे थे? तो कुछ भी चला? वो एक समझ है लैंग्वेज की जो काम आ रही थी, और अगर वो समझ है ऊपर क्या कहते हैं सर्टेन क्या कहते हैं सर्टेन लेवल से ऊपर है तो बेहतर है. यहाँ कई बच्चे होंगे जिनको कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा होगा, क्योंकि मुझे पता है कहाँ से स्टार्ट किया. आई एम वेरी प्राउड ऑफ ईच वन ऑफ यू हियर, बाय द वे लेट मी टेल यू. ओके, चाहे आपसे ये, क्योंकि मैंने आपको कैट का तैयारी करने के लिए नहीं पढ़ाया यहाँ पे अभी तक, और आप वहां नहीं पहुंचे हैं, तो आप जो भी कर रहे हैं यू आर फाइन, डोंट वरी. ये जो लेवल है मैंने बताया C1, B2 या C1 लेवल के बाद ही आप अटेम्प्ट करने का सोचना, उसके पहले आप सोचना नहीं, बिकॉज इंडिया में कैट का एग्जाम वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम्स है इंग्लिश का. तो भूल जाना. हाँ, क्लरिकल लेवल पे अभी आप में से कई लोग अच्छा कर पाएंगे. बैंक क्लर्क का एग्जाम आएगा ना, आप में से कई लोग अभी इस लेवल पे कई लोग कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाएंगे बहुत सारे क्वेश्चंस के. लेकिन कैट का मत सोच लेना अभी. तो खुशी, आप जो काम कर रही हैं, आपने जितना समय देना इंग्लिश को, याद रखिए, इफ यू वांट टू क्वालिफाई दिस एग्जाम यू हैव टू बी वेरी वेरी, क्या दिखाया है दोस्तों. उसके बाद आइए चेक स्टैटिक्स. कितने लोग? 38.78%. ठीक है, यानी कि 3 लोग में एक आदमी का सही होता है, 2 लोगों का लगभग गलत हो जाता है. 33 मान लेके चले तो 33 से. ठीक है, आगे आइए. द पैसेज गिवन बिलो इज फॉलोड बाय 4 alternate summaries. क्या लिखा है? द पैसेज गिवन बिलो इज फॉलोड बाय 4 alternate summaries. 4 समरीज दिए हैं. चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ द पैसेज. अब बताइए क्या कहता है आपको. वो कहता है कि बताइए कौन सा जो ये समरी है वो बेस्ट तरीके से कैप्चर कर रहा है इसके एसेंस को, यानी जो लिखा उसका मैसेज को कैप्चर कर रहा है. कौन सा रूल काम आने वाला है तुम्हारा? तुम्हारे इंग्लिश का लेवल ऊपर जाना चाहिए दोस्तों. पढ़ो. बुद्धि सर. Cartographers design and create maps to communicate information about phenomena located somewhere on our planet. In the past, cartographers did not worry too much about who was going to read their maps. Although some simple usability research was done, like comparing whether circle or bar symbols worked best, cartographers knew how to make maps. This has changed now, however, due to all kinds of societal and technological developments. Today, map readers are more demanding, mostly because of the tools they use to read maps. Cartographers who are also influenced by these trends are now more interested in seeing if their products are efficient, effective, and appreciated. पढ़ लिया? थोड़ा बहुत समझ में आया होगा. कुछ वर्ड्स मुश्किल भी लगे होंगे, कुछ वर्ड्स आसान लगे होंगे, कुछ लोग का दिमाग काम कर रहा होगा, एक दूसरे से कनेक्ट करके मीनिंग निकाले होंगे. ठीक है, आगे बढ़िए. कौन सा सही तरीके से कैप्चर कर रहा है जो मैसेज लिखा है? न्यू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैव प्रॉम्प्टेड कार्टोग्राफर्स टू एक्सपेरिमेंट विद देयर मैप्स बाय अप्लाइंग दीस न्यू इनोवेशंस. भाई म्यूट कर ले यार, नॉइज आ रहा है. नॉइज आ रहा है भाई, डिस्टर्ब हो रहा है प्लीज. Modern map makers evaluate a map's effectiveness, efficiency, and satisfaction of the user through a series of experiments. Today, cartographers also need to look into the usability of maps because of the new technological developments.
maps are being used for a variety of reasons and therefore map readers have become more demanding. चलिए पढ़ लीजिए एक बार और, अगर मुश्किल लग रही हो तो. न्यू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैव प्रॉम्प्टेड कार्टोग्राफर्स टू एक्सपेरिमेंट विद देयर मैप्स बाय अप्लाइंग दीज न्यू इनोवेशंस. कौन सा लग रहा है आपको कि सही तरीके से कैच कर रहा है मैसेज को? मैसेज फिर से पढ़ लीजिए अगर आपको मुश्किल हो रही हो तो. टेक योर टाइम गाइस. अब यहां पर क्या है कि अब चारों को इतने अच्छे से एनालाइज करिए कौन बेस्ट सूटेड है, क्योंकि चारों बातें लगभग सही लगेंगी आपको, क्योंकि चारों बातें हो रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सूटेबल कौन है, कौन सा पूरा मैच कैच कर रहा है जो एग्जैक्टली मैसेज दिया गया है. बताइए तो क्या काम आएगा आपका? लैंग्वेज स्किल और बुद्धि के अलावे क्या काम आएगा बताना. यहां पर एक लाइन जो बहुत अच्छे से आपको, हाँ कुछ लोगों ने आंसर भेजा है. लेट्स लुक एट द आंसर. ए, अच्छा सैम ने ए लिखा है. और लोग बताइए. खुशी ने सी लिखा है, कुछ ने बी लिखा है. चलिए देखिए. A. देखिए यहां पर एक बहुत अच्छा सा लाइन दिया है, देखिएगा. Map readers are more demanding, mostly because of the tools they use to read maps. Okay. And cartographers who are also influenced by these trends are now more interested in seeing if their products are efficient, effective, and appreciated. तो कौन सा आंसर आपको लग रहा है? मैप्स आर बीइंग यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस एंड देयरफॉर मैप रीडर्स हैव बिकम मोर डिमांडिंग. ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है. लिखा हुआ है क्या कि मैप्स आर बीइंग यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस? इसलिए तो नहीं. एंड देयरफॉर मैप रीडर्स हैव बिकम मोर डिमांडिंग. मैप रीडर्स आर मोर डिमांडिंग, ये बात सही है, लेकिन किस वजह से? बिकॉज ऑफ द टूल्स दे यूज टू रीड मैप्स. ओके, आगे देखिएगा. Today, cartographers also need to look into the usability of maps because of the new technological developments. कार्टोग्राफर्स है वो क्या कर रहे हैं? वो अपने यूजिबिलिटी ऑफ मैप्स पर भी ध्यान दे रहे हैं बिकॉज ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स. यहां जरा सा देखिएगा. सम सिंपल यूजिबिलिटी रिसर्च वाज डन इन द पास्ट. ओके, और अभी वो चाहते हैं, they are influenced by these trends, are now more interested in seeing if their products are efficient, इफेक्टिव एंड अप्रिशिएटेड. वो चाहते हैं कि उनका जो प्रोडक्ट है वो एफिशिएंट हो, इफेक्टिव हो और अप्रिशिएट किया जाए. ठीक है, आगे देखते हैं. मॉडर्न मैप मेकर्स evaluate a map's effectiveness, efficiency and satisfaction of the user through a series of experiments. ये भी तो ऐसा नहीं यहाँ पर दिया है, ऐसा कोई मैसेज तो नहीं दिया कि वो ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट कर करके इसके एफिशिएंसी और सेटिस्फैक्शन लेवल को माप रहे हैं. या कह सकते हैं एक तरह से, जरा सा गौर करिए यहाँ पर. मैप रीडर्स आर मोर डिमांडिंग मोस्टली बिकॉज ऑफ द टूल्स दे यूज टू रीड मैप्स. वो जो मैप्स को रीड करने के लिए जो टूल्स यूज कर रहे हैं, और इस वजह से कार्टोग्राफर जो है हु आर इन्फ्लुएंस बाय दीज ट्रेंड्स, इस ट्रेंड से वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनका जो प्रोडक्ट हो वो एफिशिएंट हो और इफेक्टिव हो और अप्रिशिएटेड हो. न्यू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैव प्रॉम्प्टेड कार्टोग्राफर्स टू एक्सपेरिमेंट विद देयर मैप्स बाय अप्लाइंग दीज न्यू इनोवेशंस. क्या लग रहा है कौन सा सही जा रहा है? There कौन is सा nothing about experiment. New technological developments have prompted cartographers to experiment with their maps by applying these new innovations. थोड़ा कैसे, ओ आगे वाला नहीं 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 वो नहीं. उसके लिए हम लोगों ने सोचा है कि अलग अलग ये एग्जाम्स के लिए करने वाले हैं, तो आज का जो वेंसडे का ग्रामर क्लास वो आज नहीं होने वाला है. ठीक है, अभी There संडे is को होगा. nothing about experiment, so we can't say A and B.
ओके, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, ठीक है दोस्तों। Cartographers design and create maps. Why do they do it? To communicate information about phenomena located somewhere on our planet. In the past, cartographers did not worry too much about who was going to read their maps. They did not worry about who was going to read their maps. Although some simple usability research was done, how it can be usable, they did some research about it, like comparing whether circle or bar symbols work best. They did this. Cartographers knew how to make maps. Cartographers knew how to make maps. This has changed now, however, due to all kinds of societal and technological developments. What has changed now? The way cartographers make maps. This has changed because of societal and technological developments. Today, map readers are more demanding. जो मैप रीडर्स हैं वो ज़्यादा ये चाहते हैं इंफॉर्मेशन, मोस्टली बिकॉज ऑफ द टूल्स दे यूज टू रीड मैप्स। वो जिस तरह के टूल्स यूज करते हैं उसकी वजह से। तो पहले वो टूल्स नहीं थे, बिकॉज द टूल्स दे यूज टू रीड मैप्स। Cartographers, who are also influenced by these trends, are now more interested in seeing if their products are efficient, effective, and appreciated. तो अब जरा कैच कर लेते हैं। New technological developments have prompted cartographers to experiment with their maps by applying these new innovations. Modern map makers evaluate a map's effectiveness, efficiency, and satisfaction of the user through a series of experiments. थोड़ा सा याद रखिएगा कि जब आप ऐसे एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं तो आपका फोकस करने का एबिलिटी भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? नहीं तो जरा सी चीजें इधर से उधर हो जाएंगी और आप कंफ्यूज हो सकते हैं और आप गलत आंसर कर दे सकते हैं। तब पर भी जब आप सारा कुछ समझ रहे हैं, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स रिटन, इट्स अबाउट एनालाइजिंग कि किस में कौन सी बात सही पकड़ी जा रही है, ठीक है? और ये कह रहे ना कि एक्सपेरिमेंट की बात नहीं हो रही है। अगर आप ऐसा सोच रही हैं खुशी, तो गौर से देखिए यहां पर कौन से एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है। यहां पर कुछ बात हो रही है एक्सपेरिमेंट की, नहीं हो रही है। जिस तरह से आपने एकदम अच्छे से कह दिया कि एक्सपेरिमेंट की बात नहीं हो रही है, हो रही है, अगर आप गौर से देखें तो। पहले क्या होता था, कार्टोग्राफर्स जो डिजाइन करते थे, वो कुछ भी दुनिया में कहीं पर भी हमारे पृथ्वी पर कभी कुछ हो रहा है तो वो बताने के लिए वो बनाते थे। उनको ज्यादा टेंशन नहीं होता था कि कौन उनका मैप को देखेगा, उनको इस बात में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता था। सीधा सीधा क्या करते थे कि थोड़ा बहुत रिसर्च वगैरह कर लेते थे कि भाई यूज पर किया जा सकेगा कि नहीं, जैसे कि सर्कल और जो बार सिंबल्स है वो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सब कर लेते थे, ठीक है? लेकिन बस वो मैप बना लेते थे, वो मैप बनाना जानते थे। अब वो बदल गया है। क्यों बदल गया है भाई? बिकॉज बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल और सोसाइटल चेंजेस, डेवलपमेंट्स हुए हैं। तो वो क्या बदल गया है कि अब वो पहले जैसे बना रहे थे ये मैप्स वगैरह, अब वो वैसे नहीं बना रहे। कार्टोग्राफर समझ में आ रहे हैं ना, जो मैप बनाते हैं, ठीक है? तो अब वो ऐसे नहीं बनाते हैं। क्यों ऐसा हो गया? क्यों अब वो ऐसे नहीं बनाते हैं? क्यों बदल गया है? बिकॉज हमारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हुए, सोसाइटल डेवलपमेंट जो हुए, उसकी वजह से आजकल जो मैप रीडर्स है वो बहुत डिमांडिंग हो गए हैं। वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहते हैं, क्योंकि वो जिस तरह के टूल्स यूज कर रहे हैं मैप्स को पढ़ने के लिए, इस वजह से वो काफी डिमांडिंग हो गए। तो जो कार्टोग्राफर्स जो बना रहे हैं मैप, उनको भी क्या करना पड़ रहा है? They are more interested in seeing if their products are efficient, effective and appreciated. कैसे पता चलेगा उनको कि उनका प्रोडक्ट एफिशिएंट, इफेक्टिव है, अप्रिशिएटेड है? बिना एक्सपेरिमेंट किए, बिना टेस्ट किए वो जान जाएंगे कि उनका प्रोडक्ट जो है वो सही काम कर रहा है, इफेक्टिव है, एफिशिएंट है और अप्रिशिएट किया जा रहा है कि नहीं। ये कैसे जान जाएंगे? अब वो इंटरेस्टेड है, ज्यादा इंटरेस्टेड है इस चीज में। पहले उनको फर्क नहीं पड़ता था कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा, राइट? तो अब ये चारों में से कौन सा कैच कर रहा है मैसेज पूरी तरह से? सारे के सारे कुछ ना कुछ कैच कर रहे हैं। मैप्स आर बीइंग यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। ये बात सही है कि अब चूंकि यहां पर देख रहे हैं मैप रीडर्स आर मोर डिमांडिंग, मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि मैप्स आर बीइंग रेड फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। ये बात सही है कि नहीं है? अगर नहीं होता, अलग अलग रीजंस के लिए यूज किया जाता, तो ये डिमांडिंग क्यों होते? आप जस्ट के 10 वर्ड सोच रहे हो, नहीं, उसका मतलब निकालो ना। मैप रीडर्स आर मोर डिमांडिंग, मतलब उनको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए। तो मैप्स आर बीइंग रेड यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस एंड देयरफॉर मैप रीडर्स हैव बिकम मोर डिमांडिंग। ये भी एक पॉइंट है और मुझे लग रहा है कि एक अच्छा खासा कैच कर रहा है। जो मेन मैसेज है ना, ये कैच कर रहा है डी। आगे देखिएगा,
Today, cartographers also need to look into the usability of maps because of the new technological developments. ये भी बात सही है, लेकिन पूरा मैसेज ये नहीं है, पूरा का पूरा ये मैसेज नहीं है। जो ये बात सही है, जो सी लिखा है, ये सही बात है कि कार्टोग्राफर्स जो है वो यूजिबिलिटी जो मैप्स के हैं उसमें इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि आजकल नए चेंजेस हुए। लेकिन क्या पूरा पैराग्राफ सिर्फ यही बात बता रहा है? ये देखना है। ये बात गलत नहीं है, कुछ भी यहाँ गलत नहीं लिखा है। आगे आइए, बी, modern map makers evaluate a map's effectiveness, efficiency and satisfaction of the user through a series of experiments. करते हैं वो, लेकिन क्या ये पूरा का पूरा पैसेज सिर्फ यही बात बता रहा है? सोचिएगा। और आगे देखिए, न्यू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैव प्रॉम्प्टेड कार्टोग्राफर्स टू एक्सपेरिमेंट विद देयर मैप्स बाय अप्लाइंग दीज न्यू इनोवेशंस। तो क्या पूरा का पूरा जो मैसेज है, यहां से शुरू होता है यहां खत्म होता है, ये सारा जो कहा गया वो किस लाइन में कैच ये किया गया है, एक तरह से कैप्चर कर लिया गया है? तो आपको नहीं लग रहा कि ऑप्शन डी में अच्छे से कैप्चर किया गया है कि मैप्स आर बीइंग यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस एंड देयरफॉर मैप रीडर्स हैव बिकम मोर डिमांडिंग? लेकिन ये भी तो मैप मेकर्स के बारे में कुछ नहीं बोल रहा ना। मैप मेकर्स के बारे में तो ये भी कुछ नहीं बोल रहा, ये भी नहीं बोल रहा। मैप्स आर बीइंग यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस, सही है। मैप रीडर्स हैव बिकम मोर डिमांडिंग, सही है, ये सही है। कोई और सेंटेंस देखिए जो कैच कर रहा हो पूरे मैसेज को। ये टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट विद द मैप्स बाय अप्लाइंग दिस न्यू इनोवेशंस। इट्स वेरी वेरी कंफ्यूजिंग, ऑनेस्टली स्पीकिंग, वेरी कंफ्यूजिंग कि कौन सा ऑप्शन कैच कर रहा है। लैंग्वेज आप समझ रहे हैं, लेकिन एनालिटिकल एबिलिटी आपको, ऑप्शन ई है क्या? Sir, I think B, because there is also right user, फिर से बोलना, satisfaction of user. फिर से बोलना। In option B, there is also written the satisfaction of user. ऑप्शन बी सेज करके बोल सकते थे बेटा। ऑप्शन बी सेज modern map makers evaluate a map's effectiveness, efficiency and satisfaction of the user through a series of experiments. So there is also talk about map makers and the map readers, because Okay, I think B can be the right answer. But B sir, can. in this paragraph, Mhm. we like cartographers, we are discussing about cartographers. Right. So at the end, the conclusion is how they are improving. Yes, that's why. right. बहुत अच्छे सोच रहे हो, आगे बढ़ाओ बात को। sir, in this paragraph, they talk about the map makers, map readers, and the experiments, and they three of them is available, मतलब say I can see। हाँ हाँ, किस में है, say कौन से ऑप्शन में? B, modern M makers, हाँ। satisfaction of users, and the a series of experiments. No, it's not about that. It's all about cartographers. We are discussing about how they improve, what कार्टोग्राफर्स was यहाँ their आ गए ना, past. मॉडर्न मैप मेकर्स कार्टोग्राफर्स आ गया ना, यहाँ आ गया। But okay. कार्टोग्राफर्स कौन है बेटा? मैप मेकर्स ही तो है। कार्टोग्राफर्स नहीं समझ में आया अभी तक यहाँ पर, क्या कार्टोग्राफर्स किसको कह रहे हैं हम लोग? Map readers. चलिए देखिए, ऑप्शन सी बता रहा है। ऑप्शन कौन सा बता रहा है बेटा? The cartographers also need to look into the usability of the maps because of the new. Today, cartographers also need to look into the usability of maps because of the new technological developments. तो ये बात को सबसे ज्यादा पकड़ लिया है, यहाँ वाले बात को, ठीक है, कि अलग डिमांड रीडर्स का ज्यादा हो गया है, इसीलिए कार्टोग्राफर्स भी जो है, बस टुडे कार्टोग्राफर्स ऑल्सो नीड टू लुक इनटू द यूजिबिलिटी ऑफ मैप्स बिकॉज ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स। इस बात को पकड़ रखा है। अब इसको आप एक्सेप्ट करें, अच्छी बात है, ना करें ये आपकी बात है। ये कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है कि जिस पे हम लोग अग्री कर जाएं। बस हम यही कह सकते हैं कि ये कहना चाह रहा है कि यही मेन मैसेज है। मेन मैसेज क्या है कि कार्टोग्राफर्स अपने मैप मेकिंग में नई टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हैं उसके यूजिबिलिटी को समझने के लिए। यही मेन मैसेज है। अब इस बात को आप लोग कितना लॉजिकली एक्सेप्ट करते हैं कि भाई ये सही है, या आप पे छोड़ देता हूं, क्योंकि ये क्या हो गया, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। क्या हो गया, थोड़ा
सब्जेक्टिव। ये आप पढ़ करके क्या कंक्लूजन निकालते हैं इस पे डिपेंड करता है। इसमें कोई भाषा की बात नहीं आने वाली है दोस्तों, कि जैसे हम पढ़े तो क्या लग रहा है कि कोई लाइन ऐसा नहीं समझ में आ रहा हम लोग को, बट ये डिसाइड करना मुश्किल हो रहा है। एनालिटिकल एबिलिटीज को कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? एनालिटिकल एबिलिटी, कि ये बात कही जा रही है, ये बात पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, कौन सा बात किया जा रहा है, इस मुद्दे पे ये कहा जा रहा है या ये कहा जा रहा है। तो हम ये बात को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा हमको तो मुश्किल हो रहा था कि सिर्फ यही बात कही जा रही कि कार्टोग्राफर्स जो है आज की डेट में वो मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स है उसको यूज कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी उसकी वजह ये देख रहे हैं ना, वो यूजिबिलिटी पर ध्यान दे रहे हैं क्योंकि नए नए चेंजेस आए हैं। ठीक है, और ये इस लाइन में ये बात को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया है कि मैप रीडर्स जो ज्यादा डिमांडिंग हुए इस वजह से इनको करना पड़ रहा है। ठीक है, ये बात को एकदम इग्नोर कर दिया, मैप रीडर्स को पूरी तरह से इस सेंटेंस में इग्नोर करके रखा है, लेकिन मेनली मैप मेकर्स के बारे में है तो ऑप्शन सी को लेके चले गए। हालांकि फिर से वही बोल रहा हूं कि इसमें ये नहीं हो सकता कि ए गलत है, बी गलत है, डी गलत है, सभी बात कर रहे हैं उसी मैसेज को, लेकिन कौन पूरे तरह से कैच कर रहा है तो काइंड सब्जेक्टिव आई वुड से। तो Sir, मुझे ये usually we do like हाँ what are the main subject of these paragraphs? Like I did this type of questions when I was in class 10. So our main focus was what's the main subject in the question and what's the most subject like most words you can connect in the question. तो ये Like तो there are many words. एक चीज I होता know है बेटा, it's not the शॉर्ट में। right way, yeah, but we learned these things. That's how I got the answer. ओके, I वो मेरा wasn't sure तरीका नहीं about है। my answer. हाँ ऑफ कोर्स, Yeah, I एक होता know. है कि राइट आंसर के पीछे जाना तो आप राइट आंसर तो ले आते हो वैसे, एक होता है कि आप समझ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं आप, क्यों कर रहे हैं, राइट। तो मैं उस जब चीज में जा रहा हूँ तो मैं 100% कन्विंस नहीं हो पा रहा हूँ कि वही चीज मुझे रखना चाहिए एज ए मैसेज दैट कैप्चर्स द होल मैसेज ऑफ द पैराग्राफ। ठीक है, वो एक पार्ट है, उसको झुटला नहीं सकते कि वो एक पार्ट है, बट वही मेन मैसेज है। आई एम फाइंडिंग इट अ बिट हार्ड टू अंडरस्टैंड दैट कि हाँ यही है। तो एनालिटिकल एबिलिटी जिसको कहते हैं, आपके क्या नाम है इसके, यूपीएससी का जो एग्जाम होता है उसमें भी इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। पता है वो क्या कर रहे होते हैं, आपके इंग्लिश का टेस्ट नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि जो इंग्लिश में पूछते हैं वो एग्जैक्टली वही चीज हिंदी में ट्रांसलेट करके हिंदी में भी पूछ देते हैं। ठीक है, तो फिर वो क्यों पूछ रहे हैं आपसे इंग्लिश में, वो देख रहे हैं अगर आपको इंग्लिश नहीं आती आप हिंदी में कर लो ना, फिर भी वो पूछ रहे हैं हिंदी में क्यों पूछ रहे हैं, आपको हिंदी नहीं आती, एनालाइज कैसे करते हो। तो एनालिटिकल एबिलिटी जो है ना वो एक अलग मामला है। समटाइम्स यू कैन बी अ लिटिल बिट राइट रॉन्ग अबाउट दीज थिंग्स, थोड़ा सा का फासला हो सकता है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, बट इट वाज फन। ये बताइए कि जो पढ़ाई होती है इंस्टीट्यूट में और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका लिंक बताइए। मैं तो अपने अपने कोर्स का लिंक बता सकता हूँ। आप जो इंटरमीडिएट क्लास कर रही हैं सुबह वाले, ठीक है ना, उसमें धीरे धीरे जब आप वहाँ पहुँचेंगे, फी वसूली हो रही है तो ठीक है, जब आप वहाँ जा रहे हैं इंटरमीडिएट क्लास में, जब आप पहुँचेंगे यूनिट 6-7 में, तो आपको चैलेंजेस, आपको अभी भी चैलेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, यूनिट 3 में भी आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, कुछ लोगों को कम कम चैलेंजेस आएंगे, जैसे नोएलिया, अलेहांद्रो, पंखुड़ी, इन लोगों को थोड़े कम चैलेंजेस आएंगे, बाकी को चैलेंजेस आएंगे यूनिट 3-4 से ही चैलेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश का लेवल जो है, टेक्स्ट का लेवल जो है अपग्रेड हो जाता है। आपको अगर ये बात समझनी है, सिर्फ एलिमेंट्री कोर्स और प्री इंटरमीडिएट के लैंग्वेज को कंपेयर करिए, ऑडियो के और टेक्स्ट के, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको कहते हैं लैंग्वेज ऊपर ले जाना धीरे धीरे, स्टैंडर्ड। तो आई थिंक जो कोर्स कर रहे हैं ना ये बेस्ट है उस मामले में, कंटेंट क्रिएट करने के लिए। बाकी पैटर्न के लिए तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, वी विल स्टार्ट क्लासेस। ओके, तो ठीक है, फिर लेट्स रैप अप फॉर टुडे एंड वी विल कंटिन्यू टुमारो गाइस, राइट? It's 8:37 anyway. We are past our time. We'll continue. Bye bye. Take care, guys. Bye, sir. Bye bye.